Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to solve an important and classical DSA problem which is called stock span. अब इसके अलावा अगर DSA का हमें कोई और कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो हम इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्टॉक स्पैन. इस सवाल के अंदर हमारे पास कोई भी ABC स्टॉक है जिस स्टॉक के ऑन डिफरेंट डेज हमारे पास प्राइसेस गिवन है. ये जो डिफरेंट प्राइसेस हैं ये किसी भी वेक्टर ऑफ इंटीजर के अंदर हो सकते हैं या फिर किसी भी एरे के अंदर हो सकते हैं एंड हम चाहें तो इन प्राइसेस को प्लॉट भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्राफ. फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमारे स्टॉक का 0th डे पर प्राइस था 100 के इक्वल, तो उसे हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया. फर्स्ट डे पर डे इज इक्वल टू 1 पर प्राइस इज इक्वल टू 80, डे 2 पर 60, डे 3 पर 70, डे 4 पर 60, डे 5 पर 75 एंड डे 6 पर 85. तो इस तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका प्राइस कभी डिक्रीज हो रहा है कभी इंक्रीज हो रहा है एंड उसे हमने इस तरीके से प्लॉट कर दिया. क्वेश्चन के अंदर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक हमें उसके हर एक दिन के लिए स्पैन वैल्यू को कैलकुलेट करना है. अब स्पैन एक काफ़ी स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग वैल्यू है जिसका मतलब हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. किसी भी पर्टिकुलर दिन के लिए हम उस स्टॉक का स्पैन कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस दिन की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर दिन के लिए उस स्टॉक का क्या स्पैन होना चाहिए. बेसिकली स्टॉक स्पैन का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज फ्रॉम टुडे जहां पर उन दिन के अंदर जो भी प्राइस है दैट इज लेस देन और इक्वल टू टुडेज प्राइस. This is the technical definition of what the span is going to be. अब इसी technical definition को हम break down करेंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. बेसिकली अगर हम आज के दिन के लिए अपना स्पैन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें निकालना है कि हमारे आज के दिन से पहले इमीडिएटली पहले कितने ऐसे कंसेक्यूटिव यानी लगातार कॉन्टिन्यूस डेज रहे हैं जब हमारे स्टॉक का प्राइस आज के दिन से या तो लेस देन था या उसके इक्वल था. उस मैक्सिमम डेज की वैल्यू हमारे लिए आज का स्पैन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इस डे का एग्जाम्पल लेते हैं. 70 से पहले कितने ऐसे दिन रहे हैं जब हमारे स्टॉक का प्राइस 70 से लेस या उसके इक्वल रहा है. एंड ये जो स्पैन है इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं करंट डे का प्राइस. फॉर एग्जाम्पल 70 अगर हमारा आज का दिन है तो 70 से लेस वैल्यू हमें 60 देखने को मिलती है. जैसे ही हमारी ग्रेटर देन वैल्यू आ गई वहाँ पर हमें रुक जाना है क्योंकि हम कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार कॉन्टिन्यूस डेज की बात करते हैं. अगर कभी भी कोई ग्रेटर देन वैल्यू आ गई तो उसके पुराने डेज हमें देखने की ज़रूरत नहीं है. तो 70 के लिए हमारे स्टॉक स्पैन की जो वैल्यू हो जाएगी मतलब हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2. वाई विल इट बी इक्वल टू 2? क्योंकि 70 से पहले सिर्फ एक दिन है जहाँ पर स्टॉक की वैल्यू टुडेज प्राइस से लेस है, प्लस अगर हम 70 को भी इंक्लूड कर लें तो हमारे पास 1 एंड 2 ऐसे दिन होते हैं जो हमारा स्पैन फॉर्म करते हैं. सिमिलरली हम अपने हर एक सिंगल डे के लिए अपने स्टॉक स्पैन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट डे. I इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम देखना चाहें, अगर हम 0th डे की बात करें तो 0th डे से पहले क्योंकि स्टॉक का प्राइस ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उससे लेस देन या इक्वल टू वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती. तो सिर्फ हम अपने करंट डे को देख सकते हैं. करंट डे को इंक्लूड करेंगे तो हमारी स्पैन की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल. सिमिलरली इफ वी टेक I इज इक्वल टू 1 तो I इज इक्वल टू 1 के लिए हमें पता है 80 से पहले उससे लेस देन या उसके इक्वल कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि करंट डे की वैल्यू है विच इज़ 80. तो इसका स्पैन भी हो जाएगा 1 के इक्वल. देन अगर हम अपने करंट को शिफ्ट करें तो नेक्स्ट डे हमारे पास 60 हो जाएगा. 60 से पहले कोई भी ऐसा दिन एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर प्राइस लेस देन इक्वल टू टुडेज प्राइस हो, क्योंकि आज का प्राइस 60 है. 80 एंड 100 दोनों 60 से बड़े हैं. तो यहाँ पर भी हमारे स्पैन की वैल्यू हो जाएगी फॉर I इज इक्वल टू 2 हमारे स्पैन की वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज देयर इज नो स्मॉलर वैल्यू. उसके बाद हम नेक्स्ट डे पर आ जाएंगे. फॉर I इज इक्वल टू 3 अगर हम चेक करना चाहें तो 70 से पहले एक लेस देन वैल्यू एग्जिस्ट करती है विच इज 60. तो एक दिन 60 हो गया, एक दिन 70 हो गया. हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी अपने स्पैन की. नेक्स्ट फॉर I इज इक्वल टू 4 अगर हम दोबारा से करंट को अपग्रेड करें तो 60 से लेस देन वैल्यू यहाँ पर 60 एग्जिस्ट करती है बट ये वैल्यू कंसेक्यूटिव नहीं है विद टुडेज प्राइस. 60 से हमें इमीडिएटली पहले वाली यानी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वाली वैल्यूज को देखना होता है. अगर बीच में कोई लार्जर वैल्यू आ गई तो उसके पीछे वाली सारी वैल्यूज को हम इग्नोर करते हैं. तो 60 से पहले कोई भी स्मॉलर कंसेक्यूटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. तो हमारे पास एक सिंगल डे आएगा स्पैन के अंदर विच इज इक्वल टू 1. उसके बाद हम I इज इक्वल टू 5 के लिए कंसिडर करेंगे. करंट को इंक्रीज करेंगे अगर तो 75 के लिए 60 एक लेसर वैल्यू हो गया, 70 लेसर वैल्यू हो गया, 60 लेसर वैल्यूज हो गया. तीनों की तीनों कंसेक्यूटिव डेज हैं एंड 3 डेज के अंदर हम अपने करंट डे को भी ऐड करते हैं तो हमारा स्पैन हो गया 4 के इक्वल.
सिमिलरली फॉर i इज इक्वल टू 6, अगर हम अपना स्पैन कैलकुलेट करना चाहें तो 85 से पहले कितनी कंसेक्यूटिव लेस देन इक्वल टू वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं? एक तो करंट डे ही हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड डेफिनेटली 6। तो यहाँ पर हमारा स्पैन हो जाएगा 6 के इक्वल। एंड इस तरीके से हमें एक आंसर रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर जिसमें ये सारी की सारी वैल्यूज हमारा आंसर फॉर्म कर रही होंगी। तो इस तरीके से फॉर गिवन स्टॉक प्राइसेस हमें हर एक सिंगल दिन के लिए उस स्टॉक के लिए स्पैन रिटर्न करना है। अब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट अस फर्स्ट मिनिमाइज दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को हमें याद रखना है बिकॉज दिस इज द जनरल डेफिनेशन जिसकी फॉर्म पे हम अपने स्पैन को कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा आंसर यहाँ पर होना चाहिए एक एरे जिसके अंदर 1, 1, 1, 2, 1, 4 एंड 6 हम रिटर्न करेंगे। अब जब भी हम किसी भी जनरल डे का स्पैन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एक जनरल पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 70 का स्पैन कैलकुलेट करना है तो क्या हम कह सकते हैं किसी भी डे का स्पैन कैलकुलेट करने के लिए हम कहाँ तक जाते हैं? कैलकुलेट करने के लिए हम लास्ट यानी प्रीवियस हाई वैल्यू तक जाते हैं। यानी 70 का स्पैन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसका प्रीवियस हाई क्या हो जाएगा? इसकी प्रीवियस जो हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पर प्रीवियस हाई कहने का मतलब है एक ऐसा दिन जो करंट दिन से पहले आता है एंड इमीडिएटली पहले उससे एक हायर वैल्यू लेकर रखता है। तो 70 का जो प्रीवियस हाई हो जाएगा वो बेसिकली 80 वैल्यू हो जाएगी। बीच में जो सारी की सारी वैल्यूज हैं वो डेफिनेटली 70 से कम होंगी। तो हम किसी भी डे के लिए उसका एक तरीके से प्रीवियस हाई कैलकुलेट करते हैं एंड इस प्रीवियस हाई एंड करंट डे के बीच में जितने भी दिन आते हैं वो हमारे लिए अपने पर्टिकुलर करंट डे का स्पैन हो जाता है। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस 70, तो 70 के लिए प्रीवियस हाई 80 है, बीच में कितने दिन आ रहे हैं? एक दिन आ रहा है, प्लस हम अपने करंट डे को भी काउंट करते हैं तो 70 के लिए उसका जो स्पैन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2। तो हर एक करंट डे के लिए अगर हम उसका प्रीवियस हाई कैलकुलेट करते चलें, एक बार डेफिनेशन भी लिख लेते हैं फॉर प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई फॉर एनी डे इज बेसिकली द इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू फॉर एनी डे। किसी भी दिन के लिए उसकी इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू को यहाँ पर हमने प्रीवियस हाई का है। एंड ये जो हमारा लॉजिक है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस हाई वाला लॉजिक, इसे हम हर एक दिन के लिए ट्रैक भी कर सकते हैं। तो एक बार इस प्रीवियस हाई वाली अप्रोच को टैली करके देखते हैं। शुरुआत में हमारे पास कोई प्रीवियस हाई नहीं है एंड शुरुआत में हमारे करंट की वैल्यू है 100 पर। अगर हम 100 के लिए देखें, बिकॉज दिस इज डे 0, इसके लिए कोई भी प्रीवियस हाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमेशा जो भी हमारा डे 0 होता है, डे 0 के लिए हमेशा स्पैन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद अगर हम अपने करंट को इंक्रीज करें तो 80 के लिए उसका प्रीवियस हाई क्या होगा? 80 के लिए उसका प्रीवियस हाई हो जाएगा 100 के इक्वल। अब 80 एंड 100 के बीच में हाउ मेनी बार्स और हाउ मेनी डेज आकर? 0 डेज आकर। बट इसमें हम करंट डे को इंक्लूड करते हैं तो 0 + 1 यानी इस बार हमारा जो स्पैन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो बेसिकली जो भी हम अपने स्पैन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी करंट इंडेक्स है, इस इंडेक्स को हम आई कह सकते हैं। हमारी स्पैन वैल्यू जिस भी करंट इंडेक्स आई पर हम हैं, यहाँ पर हम अपने करंट को रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस इंडेक्स आई वैल्यू। उसमें से हम रिड्यूस कर देते हैं अपने प्रीवियस हाई की वैल्यू। दोनों के बीच का अगर हमें गैप निकालना है देन दिस गैप इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंडेक्स आई माइनस प्रीवियस हाई। अब यहाँ पर इंडेक्स आई की वैल्यू को दोबारा से हम अपडेट कर देंगे तो इस बार हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 के लिए आई की वैल्यू है 2 के इक्वल, तो इसका प्रीवियस हाई क्या हो जाएगा? 60 के लिए उसका प्रीवियस हाई हो जाएगा 80। अब 60 से डेफिनेटली 80 भी बड़ा है, 100 भी बड़ा है, पर प्रीवियस हाई क्या होता है? प्रीवियस हाई होता है इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू। तो लेफ्ट में जाकर जो भी इमीडिएट ग्रेटर वैल्यू आएगी उसे हम अपना प्रीवियस हाई बनाएंगे। यहाँ पर अगर हमें स्पैन निकालना है देन दैट विल बी इक्वल टू 2 - 1। 2 - 1 दोबारा से हमारे पास हो जाता है 1 के इक्वल, तो इस बार दोबारा से हमारा स्पैन हो जाएगा 1 के इक्वल। नेक्स्ट टाइम हम अपने आई को अपग्रेड करेंगे। 70 के लिए प्रीवियस हाई क्या होना चाहिए? 70 के लिए प्रीवियस हाई 80 ही रहेगा। तो दोबारा से स्पैन विल बी इक्वल टू 3 - 1 यानी 2 के इक्वल। देन वील अगेन अपग्रेड आर आई। आई इस बार 60 पर है, 60 के लिए उसका प्रीवियस हाई हो जाएगा 70 के इक्वल। तो दोबारा से 4 - 3 यानी इस बार हमारा स्पैन हो जाएगा 1 के इक्वल। नेक्स्ट टाइम हम अपग्रेड करेंगे आई को। 75 के लिए प्रीवियस हाई हो जाएगा 80 के इक्वल। 75 से यानी इसके इंडेक्स से 5 वैल्यू से जब हम 1 को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास स्पैन वैल्यू हो जाएगी 4 के इक्वल। दोबारा से हम अपने आई को अपग्रेड करेंगे। 85 के लिए प्रीवियस हाई क्या होने वाला है? 85 के लिए प्रीवियस हाई होगा 100 के इक्वल। तो दोबारा से 6 में से हम रिड्यूस करेंगे जब 0 वैल्यू को, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। सो दीज आर द स्पैन वैल्यूज
जो हमने इनिशियली कैलकुलेट की थी। तो इसीलिए हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो अप्रोच सोची है अपने प्रीवियस हाई से अपने स्पैन वैल्यू को कैलकुलेट करने की, दैट इज द करेक्ट अप्रोच। ये करेक्ट अप्रोच लॉजिकली इसलिए भी है क्योंकि एक तरीके से हमें लेस देन इक्वल टू वैल्यूज निकालनी है। अब इमीडिएट लेस देन इक्वल टू वैल्यूज कहाँ तक एग्जिस्ट करती हैं? जहाँ तक जब तक कोई बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो बड़ी वैल्यू एंड करंट वैल्यू के बीच में जितने भी वैल्यूज होंगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ही होंगी। तो हम इस बड़ी वैल्यू को निकाल रहे हैं ताकि मिडिल वैल्यूज का हमें काउंट पता चल जाए। द गैप बिटवीन दिस ith इंडेक्स एंड दिस प्रीवियस हाई is equal to that count of values, that count of consecutive days जो less than equal to values रखते हैं। तो ये बेसिक जनरल लॉजिक है, इसमें हमने आज सच कोई ट्रिक यूज नहीं की है। जो डेफिनेशन क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है उसी डेफिनेशन को हमने बस स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया है। तो सवाल के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम गिवन थी कि हमें वो डेज निकालने हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो, पर अब हमने प्रॉब्लम को रीडिफाइन कर दिया है। एंड रीडिफाइन करके अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें हर एक डे के लिए उसका प्रीवियस हाई फाइंड करना है। हमें पता है अगर हमें प्रीवियस हाई मिल गया तो उससे हम अपने स्पैन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एनी डे आई उसका स्पैन हो जाएगा आई माइनस प्रीवियस हाई। एंड इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम अपने किसी भी दिन के लिए स्पैन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमारे लिए नई प्रॉब्लम हो गई कि हर एक ith डे के लिए हम उसका प्रीवियस हाई किस तरीके से कैलकुलेट करें। एंड दिस इज द प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए हम अपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो सवाल के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड इस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ यूनिक डेटा स्टोर करेंगे। प्रीवियस हाई का क्या मतलब है? प्रीवियस हाई का मतलब है इमीडिएट ग्रेटर वैल्यूज। तो हम हर एक दिन के लिए इस स्टैक के अंदर ग्रेटर वैल्यूज फॉर टुडे को स्टोर करने का काम करेंगे। जिस भी चीज़ को हम ढूंढना चाहते हैं उस चीज़ को हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ढूंढने का काम करेंगे। किस तरीके से? हम बेसिकली अपने पूरे के पूरे एरे पर एक लूप लगाएंगे एंड वी आर गोइंग टू ट्रेवर्स द एंटायर एरे। लेट्स सपोज शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर। शुरुआत में हमारे आई की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इफ दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हर एक आई के लिए हमें जो अपने प्रीवियस हाई को ढूंढना है उसे हम ढूंढेंगे इनसाइड दिस स्टैक। इस स्टैक का काम है ये सारी की सारी प्रीवियस वैल्यूज को स्टोर करेगा एंड पुरानी वैल्यूज में से भी पर्टिकुलरली वो वैल्यूज जिनका प्राइस हायर है एज कम्पेयर टू टुडे। अब शुरुआत जब हम करेंगे अपने डे 0 से, तो हमें पता है डे 0 के लिए कोई भी प्रीवियस हाई एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमेशा डे 0 के लिए हमारा स्टैक क्या होगा? हमारा स्टैक एम्प्टी होगा। स्टैक के एम्प्टी होने का मतलब है कि आज वाले दिन से पहले कोई भी बड़ी ग्रेटर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब या तो हमारी आई की वैल्यू 0 पर है जहाँ पर हमारा आंसर 1 होना चाहिए, या फिर दूसरा केस जहाँ पर स्टैक खाली हो सकता है वो ये केस होगा जिस केस में लेट्स सपोज वी आर ऑन दिस डे एंड यहाँ से पहले कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पर प्राइस बड़ा हो। हमेशा ऐसे डेज एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर प्राइस लेस देन या इक्वल टू ही रहा है। उस केस में हमारा स्टैक एम्प्टी होगा क्योंकि स्टैक का काम है लार्जर ग्रेटर वैल्यूज़ को स्टोर करने का। तो कोई भी ग्रेटर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो स्टैक के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं होगी। इस केस में अगर हम किसी भी आई पर खड़े हैं तो इस दिन के लिए क्या हम कह सकते हैं कि हमेशा हमारी स्पैन की वैल्यू i+1 के इक्वल होगी। हाउ? अगर ये दिन 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो टोटल नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज जब हमारा प्राइस लेस देन इक्वल टू रहा है इज इक्वल टू 4। अगर i की वैल्यू 3 है देन द स्पैन इज इक्वल टू i+1। ये सेम लॉजिक i इज इक्वल टू 0 पर भी अप्लाई होता है बिकॉज 1 इज इक्वल टू i+1। तो यहाँ से एक कॉर्नर केस का लॉजिक है जिसको हमने शुरुआत में ही डिराइव कर लिया है। बेसिकली द कॉर्नर केस इज कि कभी भी अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए, स्टैक एम्प्टी होने का मतलब है देयर इज नो प्रीवियस हाई जो एग्जिस्ट करता हो। अगर कोई प्रीवियस हाई एग्जिस्ट नहीं करता मतलब प्राइस सिर्फ बढ़ता चला गया है, उस केस में स्पैन की वैल्यू हमेशा i+1 के इक्वल होगी। तो ये एक जनरल लॉजिक है जिसको हमने डिराइव किया है। हम अपने सारे के सारे आंसर्स को स्टोर करने के लिए वी कैन क्रिएट अ वेक्टर, लेट्स कॉल इट आंसर, जिसके अंदर हम अपने सारे आंसर्स को स्टोर करेंगे। डे 0 के लिए हमें पता है हमारी आंसर वैल्यू हो जाएगी i+1 के इक्वल यानी 1 के इक्वल। एंड जैसे ही हमने अपने करंट डे के लिए उसके स्पैन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है वैसे ही करंट डे को हम पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर। बिकॉज स्टैक क्या स्टोर करेगा? स्टैक सारी प्रीवियस वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे ही इस करंट आई को हम अपडेट करेंगे 100 क्या बन जाएगा? 100 पुरानी वैल्यू यानी प्रीवियस वैल्यू बन जाएगा। अब जब हम अपने स्टैक के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर दिस प्राइस ऑफ द स्टॉक, instead we are going to store the index of the stock. Why index? क्योंकि जब हम अपने स्पैन को कैलकुलेट करते हैं हम आई में से प्रीवियस हाई के इंडेक्स को माइनस करते हैं, ना कि प्रीवियस हाई की वैल्यू को। तो इंडेक्स बेसिकली हमें नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज देता है, वैल्यू हमें कंसेक्यूटिव डेज नहीं देती। और एक बार अगर हमने किसी भी इंडेक्स को स्टोर कर लिया तो वैल्यू को तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अगर हमारे पास हमारे प्रीवियस हाई का इंडेक्स आ गया तो उसे हम
प्राइसेस एरे के अंदर डालकर अपने लिए अपनी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने स्टैक के अंदर वील ट्राई टू स्टोर द इंडेक्स वैल्यूज। तो हम शुरुआत में 0 इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे। 0 इंडेक्स को स्टोर करने का मतलब है कि हमने 100 वाली वैल्यू को एक तरीके से स्टोर कर लिया। उसके बाद हम आई को इंक्रीज कर देंगे। इस बार आई इंक्रीज होकर यहाँ पर आ जाएगा 80 के लिए हम स्टैक के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी प्रीवियस हाई को। हमने पहले ही एस्टैब्लिश कर लिया है स्टैक क्या स्टोर करता है, प्रीवियस ग्रेटर वैल्यूज का इंडेक्स। तो हम प्रीवियस हाई को कहाँ ढूंढेंगे, अपने स्टैक के अंदर। 80 के लिए स्टैक के टॉप पर हम एनालाइज कर सकते हैं क्या एक हायर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। येस 80 के लिए एक हायर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जिसका मतलब है हमें हमारा प्रीवियस हाई मिल गया। प्रीवियस हाई का इंडेक्स क्या है, 0 के इक्वल। तो स्पैन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पैन की वैल्यू हो जाएगी करंट इंडेक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस हमारा प्रीवियस हाई का इंडेक्स विच इज इक्वल टू 0, मतलब 1 के इक्वल। तो यहाँ पर हम अपने स्पैन को स्टोर करा लेंगे 1 के इक्वल। वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट आवर स्पैन वैल्यू। उसके बाद दोबारा से हम अपने आई को अपडेट कर देंगे। आई को अपडेट कर कर हम यहाँ ले आएंगे एंड अपनी जो लास्ट वैल्यू है उसे हम स्टोर कर देंगे स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर स्टोर करने का मतलब है इंडेक्स 1 को हमने स्टोर कर दिया, इंडेक्स 1 मतलब वैल्यू 80। नाउ फॉर द करंट वैल्यू हम इसके प्रीवियस हाई को देखेंगे अपने स्टैक के टॉप पर। स्टैक के टॉप पर 80 एग्जिस्ट करता है जो 60 से डेफिनेटली बड़ा है, तो हमें हमेशा प्रीवियस हाई मिल गया। हमें पता है स्पैन इज इक्वल टू आई माइनस प्रीवियस हाई। आई क्या हो जाएगा इस केस में, 2 के इक्वल हो जाएगा दिस वैल्यू, एंड प्रीवियस हाई हो जाएगा 1 के इक्वल। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो हमें हमेशा नेक्स्ट वैल्यू का स्पैन मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम अपने आई को अपडेट कर देंगे एंड प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। प्रीवियस वैल्यू का इंडेक्स स्टोर हो गया, मतलब 60 को हमने स्टैक के टॉप पर स्टोर करा दिया। तो दोबारा से हम अपना प्रीवियस हाई 70 का प्रीवियस हाई यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करेंगे। अब हमें एक लॉजिकल चीज़ पता है कि स्टैक के टॉप पर 60 एग्जिस्ट करता है, जो डेफिनेटली 70 से तो बड़ा नहीं है। स्टैक का काम क्या है, आज की यानी करंट वैल्यू से ग्रेटर प्रीवियस वैल्यूज को स्टोर करना। 60 70 से बड़ा नहीं है, जिसका मतलब है इसे स्टैक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हमारी करंट वैल्यू से लेसर हैं उन्हें हम स्टैक से पॉप कर देंगे। दोबारा से नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, क्या 80 70 से बड़ा है। यस 80 70 से बड़ा है, मतलब ये हमारा प्रीवियस हाई है। तो स्पैन हो जाएगा आई विच इज इक्वल टू 3 माइनस आर स्पैन माइनस आर प्रीवियस हाई विच इज इक्वल टू 1। तो इस बार हमारी स्पैन की वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल। अब आई को अपडेट करने से पहले हम अपने करंट वैल्यू को स्टोर करा देंगे स्टैक के अंदर। वील गेट इंडेक्स 3 विद अ वैल्यू ऑफ 70 एंड इस बार हम अपडेट कर देंगे अपने आई को। नेक्स्ट टाइम आई के लिए हम उसके प्रीवियस हाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे स्टैक के अंदर। 60 के लिए प्रीवियस हाई डेफिनेटली 70 बन जाएगा। तो स्पैन को जब हम कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यू है 4 के इक्वल, यानी दिस वैल्यू, एंड प्रीवियस हाई इज 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगी 1 वैल्यू। दोबारा से हम अपने करंट डे को स्टोर कर लेंगे स्टैक के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 4 आ जाएगा विद अ वैल्यू ऑफ 60। दोबारा से हम अपने आई को अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 75 के लिए हमें इसका प्रीवियस हाई ढूंढना है। तो 75 का प्रीवियस हाई स्टैक में ढूंढने की कोशिश करेंगे। टॉप को चेक करेंगे, 60 इज नॉट ग्रेटर देन 75, तो हमें इसे पॉप करना है। दोबारा टॉप पर चेक करेंगे, 70 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 75, तो इसे भी पॉप कर देंगे। 80 इज ग्रेटर देन 75, तो हमें अपना प्रीवियस हाई यहाँ पर मिल गया। करंट डे की वैल्यू है 5 के इक्वल, यानी आई इज इक्वल टू 5। प्रीवियस हाई की वैल्यू है 1 के इक्वल माइनस 1, तो आज के लिए स्पैन वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 के इक्वल। नेक्स्ट आई को अपडेट करने से पहले अपनी करंट वैल्यू को स्टोर कर लेंगे स्टैक में। तो हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा 5 विद अ वैल्यू ऑफ 75। तो नेक्स्ट डे को अपडेट करेंगे, इस बार हमारे पास आई आ जाएगा 85 के लिए। टॉप पे चेक करेंगे क्या प्रीवियस आई एग्जिस्ट करता है 75, नो दिस इज लेसर वैल्यू, तो इसे हम पॉप कर देंगे। फिर 85 को 80 से कंपेयर करेंगे, दिस इज ऑल्सो लेसर वैल्यू, तो इसे भी पॉप कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू इज 100, तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस हाई एग्जिस्ट करता है, ये हमारा प्रीवियस हाई है। तो हमारी स्पैन की वैल्यू हो जाएगी करंट इंडेक्स यानी 6 माइनस प्रीवियस हाई विच इज इक्वल टू 0, स्पैन विल बी इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम वही सेम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे जिनको हमने इनिशियली कैलकुलेट किया था फॉर आवर स्टॉक, एंड इन वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया है नाउ इन अ वेरी लॉजिकल प्रोसेस। लॉजिकल प्रोसेस क्या है, एक इनिशियल एरे क्रिएट कर लेंगे, एक स्टैक यूज करेंगे जिसका काम है इन वैल्यूज को स्टोर करना। इन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए लॉजिक हमारा ये है कि जब तक हमारे स्टैक में लेस देन या इक्वल टू वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तब तक तो हम स्टैक से वैल्यूज को पॉप कर देंगे, और जैसे ही स्टैक के टॉप पर एक ग्रेटर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो ग्रेटर वैल्यू क्या बन जाएगी, वो ग्रेटर वैल्यू हमारा प्रीवियस हाई बन जाएगी। जैसे ही हमें हमेशा अपना प्रीवियस हाई मिल जाएगा, वैसे ही हम इस फॉर्मूला को यूज करके अपने स्पैन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट में इंडेक्स आई को अपडेट करने से पहले हमें सिंपली अपने करंट डे को स्टोर कर लेना है अपने स्टैक के अंदर। अब इस पूरे के पूरे लॉजिक के लिए एक बार सूडो कोड लिखते हैं।
सूडो कोड में सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेक्टर ऑफ इंटीजर वैल्यूज, जिसे हम अपना आंसर कह सकते हैं. उसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ स्टैक ऑफ इंटीजर वैल्यूज, लेट्स कॉल इट एस. हम शुरुआत करेंगे एक लूप के साथ, क्योंकि हमें हर एक इंडेक्स पर जाना है. तो वील टेक दिस आई वेरिएबल जो बार बार हर एक इंडेक्स पर जाएगा और उसके लिए स्पैन को कैलकुलेट करेगा. तो लेट्स क्रिएट अ फॉर लूप जहाँ पर आई की वैल्यू को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन एन आई प्लस प्लस. सबसे पहले किसी भी आई के लिए हमें क्या करना है, उसकी प्रीवियस हाई को ढूंढने की कोशिश करनी है. प्रीवियस हाई को कहाँ पर ढूंढेंगे, स्टैक के अंदर ढूंढेंगे. तो स्टैक के अंदर प्रीवियस हाई को ढूंढने के लिए सबसे पहले जो भी स्मॉलर वैल्यूज हैं उन्हें हमें पॉप करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकली स्टैक शुड ऑलवेज कंटेन ग्रेटर वैल्यूज. तो हम एक वाइल लूप चला सकते हैं अपने फॉर लूप के अंदर. इस वाइल लूप के अंदर हम अपनी स्मॉलर वैल्यूज को स्टैक से पॉप करेंगे. तो जब तक हमारे स्टैक का साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जब तक हमारे स्टैक के टॉप पर यानी s डॉट टॉप की जो वैल्यू है, इफ दैट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू हमारा आज का जो प्राइस है यानी प्राइस ऑफ आई, तब तक हमें उसे पॉप करते रहना है. स्टैक से हम पॉप करते रहेंगे अपनी वैल्यूज को. अब s डॉट टॉप क्या कंटेन करता है, स्टैक के टॉप पर ये वैल्यू 100 नहीं है, स्टैक के टॉप पर स्टोर्ड है हमारा इंडेक्स. इस इंडेक्स से हमें इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा. किसी भी इंडेक्स से वैल्यू को निकालने के लिए हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं अपने एरे का नाम और उसमें इस वैल्यू को हम एज इंडेक्स पास कर देंगे. जब तक ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू वैल्यू हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस हाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हमें सिंपली क्या करना है, स्टैक से पॉप कर देना है अपनी वैल्यूज को. तो इस वाइल लूप के अंदर वी आर रिमूविंग लेस देन इक्वल टू वैल्यूज फ्रॉम आर स्टैक. उसके बाद दो ही केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो हमारा जो स्टैक होगा उससे सारी वैल्यूज पॉप हो चुकी होंगी और हमारा स्टैक खाली हो गया होगा, या फिर हमारे स्टैक के अंदर कोई वैलिड वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी. फर्स्ट केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. फर्स्ट केस इज वो केस जहां पर हमारा स्टैक खाली हो गया, मतलब स्टैक का साइज बिकम्स इक्वल टू 0. इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा i+1 के इक्वल. एल्स वाला केस जिस केस में स्टैक के टॉप पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो क्या बन जाएगा, वो हमारा प्रीवियस हाई बन जाएगा. तो वहां पर हमारी स्पैन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्पैन विल बी इक्वल टू आई माइनस स्टैक डॉट टॉप. ये स्टैक डॉट टॉप क्या है, ये हमारी प्रीवियस हाई की वैल्यू है. तो इस तरीके से हम दोनों के दोनों स्पैन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दीज आर द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द स्पैन वैल्यूज. एंड फाइनली जाते जाते स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे अपना करंट इंडेक्स विच इज इक्वल टू आई. एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को आफ्टर स्टोरिंग ऑल ऑफ द स्पैन वैल्यूज. सो दिस इज द जनरल लॉजिक जिसके बेसिस पर हम हर एक डे के लिए उसकी स्पैन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. नाउ लेट अस कन्वर्ट द सूडो कोड इनटू एक्चुअल कोड एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू ट्राई टू एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब अपने कोड को लिखने के लिए वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस C++ बॉयलर प्लेट. हम चाहें तो इस कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर सबमिट कर सकते हैं, हमारे पास कोई TLE नहीं आने वाला, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जिसको हम लिखने वाले हैं. मेन फंक्शन के अंदर वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस प्राइस वैल्यू. सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, लेट अस कॉल दिस आंसर. एंड उसके बाद एक स्टैक हम क्रिएट करेंगे, स्टैक ऑफ इंटीजर s. वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड द रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स. हम एक लूप चलाने वाले हैं फ्रॉम i इक्वल 0, i लेस देन आर प्राइस डॉट साइज i++. सबसे पहले हम लेस देन इक्वल टू वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे. तो जब तक हमारे स्टैक का साइज इज ग्रेटर देन 0 एंड जब तक प्राइस ऑफ स्टैक डॉट टॉप की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू प्राइस ऑफ टुडे यानी प्राइस ऑफ आई, तब तक हम स्टैक से पॉप करते रहेंगे वैल्यूज़ को. उसके बाद दो ही केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं. अगर हमारे स्टैक का साइज 0 हो गया, मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया, तो उस केस में हमारा आंसर ऑफ आई, लेट अस इनिशियलाइज आंसर ऑफ आई विद द साइज ऑफ प्राइस डॉट साइज एंड 0. इस लाइन का मतलब है हमने एक आंसर वेक्टर इनिशियलाइज कर लिया है जिसका साइज है n के इक्वल एंड जिसके अंदर सारी वैल्यूज अभी 0 हैं. तो आंसर एट ith पोजिशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू i+1. एल्स वाले केस में आंसर ऑफ i इज गोइंग टू बी इक्वल टू i माइनस स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है. बेसिकली स्टैक का टॉप यहाँ पर है हमारा प्रीवियस हाई. एंड लास्ट में जाते जाते स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे अपने ith इंडेक्स को. लास्ट में वी आर गोइंग टू प्रिंट आंसर वैल्यूज़. तो उसके लिए एक लूप चला लेते हैं, वैल्यू इन आर आंसर. तो यहाँ सी आउट कर देंगे हम अपनी वैल्यूज़ को विथ सम स्पेस एंड लास्ट में लेट अस सी आउट एंड ऑफ लाइन. सो दिस इज़ द एंटायर लॉजिक जिसके बेसिस पर हम अपने पूरे सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे. लेट अस
run our code, and this is the final solution for the given test case. अब if we try to analyze the time complexity, as a beginner हमें लग सकता है कि हमने एक outer for loop लगाया है and एक inner while loop लगाया है, तो time complexity n square होनी चाहिए, but that is not the case. आउटर फॉर लूप को अगर हम एनालाइज करें तो हमें पता है हमारे ये एरे पर रन करने वाला है, तो आउटर लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज गोइंग टू बी बिग ऑफ एन. हमारी सूडो कोड के अंदर भी हमारा जो आउटर लूप है वो हमें पता है हमारे लिए n टाइम्स रन करेगा. अब इनर लूप की अगर बात करें, वाइल लूप का क्या काम है? वाइल लूप का काम है हमारे स्टैक से वैल्यूज़ को पॉप करना. हमें पता है कि लॉजिकली हमारे स्टैक के अंदर हर एक वैल्यू एक ही बार पुश हो सकती है एंड एक ही बार पॉप हो सकती है. तो क्या हम कह सकते हैं मल्टीपल फॉर लूप्स के अंदर ये वाइल लूप चाहे कितनी भी बार रन करे, ओवरऑल ये वाइल लूप कांस्टेंट टाइम्स ही रन करेगा, यानी n टाइम्स जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो एक बार हमारे स्टैक के अंदर पुश हो सकते हैं और एक बार हमारे स्टैक से पॉप हो सकते हैं. तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सॉल्यूशन की हमने लिखी है, जिसका मतलब है हमारा आउटर फॉर लूप चाहे कितनी भी बार रन करे, इनर वाइल लूप के सारे आइटरेशंस अगर हम कैलकुलेट करें तो वो भी n के इक्वल होंगे. तो दैट इज वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज बिग ऑफ n. यानी यहाँ पर लूप के अंदर नेस्टेड लूप एग्जिस्ट करता है, पर ये नेस्टेड लूप एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, जिसकी वजह से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लीनियर. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आंसर वेक्टर को जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमने एडिशनली आंसर को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैक को यूज किया है जो अपने आप में एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ n लेकर आता है. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक स्पैन. तो अगर आज का लेक्चर हमें सक्सेसफुली समझ में आया है तो वी कैन मार्क अटेंडेंस डाउन इन द कॉमेंट्स. इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.